हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, जिसका अभी आईपीओ कुछ दिनों पहले ही आया था और बहुत अच्छी रैली दी और बाद में स्टॉक्स कंबल हुआ। तो इसके फंडामेंटल चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी जानते हैं ओला इलेक्ट्रिकल एक प्योर इलेक्ट्रिकल पे है इन इंडियन मार्केट। वो टू व्हीलर का स्कूटी बनाती है और उनका जो आगे जाके प्लान है मोटर व्हीकल में भी आने का प्लान है बाय H126। तो ये जो स्कूटी वो बनाते हैं तो इंडिया में जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज़ पिछले 2 सालों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बूस्ट करने के लिए बनाई थी, जिसका बहुत सारा फ़ायदा ओला इलेक्ट्रिकल, एथर जैसी कंपनी को इंडिया में हुआ। तो आप इसमें देखोगे कि बहुत सारा प्ले गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रहा है बूस्ट होने की वजह से, इसीलिए देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड नाउ क्लाइंबिंग अप फॉर द इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। तो आप एक डेटा पढ़ोगे, वाहन डेटा करके एक जो डेटा आता है हमारे इंडिया में, तो उनके अनुसार जो पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स है तो वो 22% से हर साल बढ़ रहा है। मतलब हर 5 व्हीकल में एक जो टू व्हीलर है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे ऊपर अभी लोग फोकस कर रहे हैं। क्यों फोकस कर रहे हैं? ऑब्वियसली उनको पेट्रोल और डीजल को इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, तो ऑपरेटिंग एज अ कंज्यूमर हमारे कॉस्ट कम हो जाती है, भले ही वन टाइम कॉस्ट हमें अपफ्रंट थोड़ा बहुत देना पड़े। तो ओला इलेक्ट्रिकल के बारे में भी कुछ 7 इनके मॉडल्स हैं, कुछ 309 उनके पेटेंट्स उनके 9 पे है और R&D में कुछ 959 लोग काम करते हैं। सबसे खास बात है कि ये लोग R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब हाउ टू इम्प्रूव देयर मोबिलिटी सेक्टर। तो लेकिन उसके कुछ इश्यूज भी अभी कुछ महीनों में आए हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इस ओला इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो थोड़ा बहुत हम हमने फाइनेंस जान लिया, थोड़ा बहुत इस कंपनी के बारे में आते हैं। कंपनी 2021 में शुरू हुई थी, 2021 से वो लोग इस मार्केट में हैं। 2-3 साल तक अच्छा करने के बाद अभी उन्होंने आईपीओ लाया है। अभी वो आईपीओ की जो पैसे जुटा रहे हैं वो आई थिंक वो लोग ग्रोथ में उन्होंने डालने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा इनके रिजल्ट के ऊपर आते हैं। ये लगता है 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है अभी के लिए, और इंडस्ट्री का जो पीई चल रहा है वो 41 है। तो इनके पीई के बारे में चलो डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये अभी भी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका बहुत सारा जो अभी पैसा आ रहा है, अभी जो भी वाहन वो बेचते हैं उसके बाद, तो वो लोग अपनी ग्रोथ में लगा रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में लगा रहे हैं, तो इसमें सारा पैसा जा रहा है। इसीलिए ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है वो उनका है ही नहीं है। देखो, कोई भी कंपनी अगर छोटी होती है तो उनको यही से स्टार्ट करना पड़ता है, कोई ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत समय तक नहीं होता है। तो आपने ये देखा होगा पैरेलल जंक्शन में जोमेटो में जो ब्लिंकिट का सेगमेंट था, तो ब्लिंकिट कैसे ग्रो किया। पहले वो पूरा निगेटिव था, ब्लिंकिट आगे समय में थोड़ा पॉजिटिव ईबिटा होने लगा और जोमेटो का स्टॉक भी चलने लगा। कुछ लिस्टिंग के बाद थोड़ा टंबल हुआ था, बाद में आई थिंक 70 से लेवल से लेके 237 तक की जोमेटो की ग्रोथ रही है। वो क्यों रही है? क्योंकि जोमेटो एक टर्न अराउंड स्टोरी थी। उनका जो ईबिटा निगेटिव था वहाँ से वो ईबिटा पॉजिटिव की तरफ आए थे। सो सेम कुछ इसमें होने जा रहा है, लेकिन अभी भी इनको बहुत अपना हार्डवर्क करना है अपने प्रोडक्ट्स को लेके, अपने वारंटी सेगमेंट को लेके, और कुछ सारी चीज़ें उनको बेहतर करनी है जैसे वो प्रॉफिटेबल आ सके। तो ठीक है, तो इनके इसमें मोस्टली उनका जो रेवेन्यू अभी भी आ रहा है उनका, तो वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ बना के ही आ रहा है। तो उन्होंने अपने पिछले कॉल में कहा है कि वो लोग आगे जाते हुए अपने सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, जिसको वो 2 साल लेंगे। बहुत सारा पैसा जो ये आईपीओ की वजह से उन्होंने जुटाया है वो उसमें इम्प्लांट करेंगे। और सेल क्यों? अब देखोगे, अगर 100 रुपीज़ का कोई इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की टू व्हीलर आता है, उसमें से 60 या 70% कॉस्ट जो आता है वो बैटरी की तरफ जाता है, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर्स है, तो बैटरी का कॉस्ट है। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम हमारे स्कूटर में हमारा ही बना हुआ अगर बैटरी लगा ले, अगर सेल लगा ले मान लो, तो उनका जो ऑपरेटिंग जो उनको लिवरेज मिलेगा, मतलब उनके मार्जिन एक्सपांशन होंगे, कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल आएगा, मार्जिन एक्सपांशन होंगे,
ऑपरेटिंग थोड़ा बहुत लिवरेज मिलेगा, और रेवेन्यू तो आगे डिमांड है ही इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी और सेल मैन्युफैक्चर करके वो अपने में लाएंगे, दूसरे को भी बेचेंगे, तो उससे भी उनको रेवेन्यू आएगा। तो रेवेन्यू की एक स्ट्रीम खुल जाएंगी, कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, मार्जिन को बहुत बड़ा एक्सपांशन हो जाएगा। जब मार्जिन को एक्सपांशन होने तो वो ईपीएस में दिखेगा तो ऑब्वियसली वो अपने पी रेशियो में भी रिफ्लेक्ट होते रहेगा, और जिसकी वजह से ये स्टॉक चलने की काफ़ी उम्मीद है। लेकिन उसके लिए अभी टाइम है, 1-2 साल में वो लोग इसका सेल का पूरा मैन्युफैक्चरिंग करके वो अपने मोबिलिटी स्कूटर में ला रहे हैं। अभी आप देखोगे ये अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, जैसे ही मैंने कहा, क्योंकि ईबिटा लॉस में है। ईबिटा पहले प्रॉफिट में आएगा, उसके बाद पैट प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि ईबिटा के बाद ही पैट आता है, तो ईबिटा के बाद वो पैट में प्रॉफिट करेंगे। लेकिन उनका जो ट्रैजेक्टरी है, आपने अभी देखा होगा 21, 22 और 23 से वो लोग कंसिस्टेंटली इम्प्रूव कर रहे हैं। मतलब उनका जो अभी ब्रेक इवन की तरफ उनकी जर्नी है ना, वो चालू है। अनलेस अदरवाइज अगर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है तो ये कुछ आने वाले सालों में ईबिटा प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और जैसे वो ईबिटा प्रॉफिटेबल हो जाएगी, आई थिंक स्टॉक में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू तो है ही, ग्रोथ है ही। और हम थोड़ा रेवेन्यू के ऊपर आते हैं। इस Q1 2025 में इन्होंने लगभग 1.25 लाख की मतलब वॉल्यूम गाड़ियाँ बेची है, स्कूटी उन्होंने बेची है। लास्ट ईयर 24 में Q1 में उन्होंने लगभग बेची थी 70,000। तो मतलब 77% YOY, मतलब पिछले क्वार्टर के बेसिस पे देखते हुए 77% की रेवेन्यू की ग्रोथ है इनमें। प्रॉफिट तो है ही नहीं है, तो आरओई का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो है ही नहीं है। लेकिन बस रेवेन्यू को ध्यान में रखोगे तो 34% का YOY का इंक्रीज है, और वॉल्यूम ग्रोथ बहुत तगड़ा है। क्योंकि आपने अभी देखा होगा, हालांकि पैसेंजर व्हीकल में, मतलब बड़े कार सेगमेंट में, 4 व्हीलर सेगमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है बेचने में, क्योंकि उनके इन्वेंटरीज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम ये पैसेंजर व्हीकल जो 4 व्हीलर सेगमेंट है उनको उठाना पड़ रहा है। लेकिन 2 व्हीलर में ऐसी बात नहीं है। आई थिंक दे आर मोर इक्विप्ड टू सेल मोर वॉल्यूम ग्रोथ। अगर वॉल्यूम ग्रोथ आ जाता है और आगे जाके वो प्राइस को थोड़ा बहुत बढ़ा लेते हैं, तो वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ को मिला के उनके रेवेन्यू भी अभी ऐड हो जाएगा। क्योंकि उनकी जो स्कूटी आती है वो 75,000 से लगभग मुझे लगता है 1.5 लाख की तरफ, मतलब छोटे से लेके प्रीमियम सेगमेंट तक ही आती है। और अभी आप देखोगे कि इफ़ यू सी रेवेन्यू बढ़ रहा है 34% से, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब वो लोग अभी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी उनको अभी बढ़ाना है। तो इफ़ यू सी द कॉम्पिटिशन, दे हैव अ ह्यूज कॉम्पिटिशन फ्रॉम एथर विच इज़ ओन्ड बाय हीरो मोटोकॉर्प। उसके बाद आइशर मोटर का भी है। टीवीएस बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहा है, और ये बहुत बड़ी इस्टेब्लिश प्लेयर है मार्केट में, बहुत साल से काम कर रही है। 2 व्हीलर सेगमेंट में उनका बड़ा नाम है, और वो जानते हैं कि 2 व्हीलर को पेनिट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ कैसे कराते हैं। सो दे नो वेरी वेल। अनलेस एंड अदरवाइज ओला अपने ये देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी उनका शुरू हुआ है। तो मैं उस वारंटी के सेगमेंट पे आता हूँ, लोग इसको यूज़ करेंगे, इफ़ दे फेस एनी प्रॉब्लम, हाउ दैट प्रोडक्ट गोज, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि ये नया प्लेयर है 2 व्हीलर सेगमेंट में, इन्होंने पहले कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की हुई है। जैसे टीवीएस ने, जैसे हीरो मोटर कॉर्प ने अपने लाइफ में यही करते आ रहे हैं। अभी उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा कि बैटरी या सेल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के ऊपर उसको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन का गेम जानते हैं, सीजनैलिटी का गेम जानते हैं, they know how to boost the consumers to buy their 2 wheelers, so they know that game very well। and उसमें ओला जो है वो एक नया प्लेयर है, तो इनको देखना पड़ेगा। and that is the reason their most employees are in the R&D, that's why they are doing more of R&D, so that टेक्नोलॉजी ड्रिवन अगर वो लोग आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक दे विल बी एबल टू बीट द कॉम्पिटिशन टू लाइक एथर और टू लाइक टीवीएस इन अ मोर वे। अनलेस एंड अदरवाइज वो तो वही प्ले हो जाएगा ना कि वो लोग प्राइस कम कर रहे हैं तो हमें भी प्राइस कम करना है, हम भी अपनी ये बेचेंगे। तो अनलेस एंड अदरवाइज इनमें कोई प्रीमियम थोड़ी सी बात नहीं आती है, लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी सी दैट। तो जैसे मैंने बात की, वो सेल में जा रहे हैं, सेल को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्योंकि बहुत सारा जो मेजर पोर्शन है, मतलब एक ओला इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर का, उसमें से बहुत सारा पार्ट जो है वो सेल का आता है। इसके लिए उसको वर्टिकल इंटीग्रेशन में ला रहे हैं। वो प्लांट अभी ऑपरेशनल होके उसमें आने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। और एक बात है कि ये मोटर व्हीकल सेगमेंट में अभी मतलब ये 2 व्हीलर जो गाड़ियाँ हैं, मोटर बाइक, तो उसमें वो आ रहा है।
H126 तक उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि सिर्फ स्कूटी वेच से इस मार्केट में कुछ होने वाला नहीं है। स्कूटी के साथ भी उनको मोटर बाइक भी बेचना पड़ेगा, लाइक द हीरो एंड द अदर थिंग्स, बट ऑब्वियसली दे विल डू विद द इलेक्ट्रिकल। तो इसीलिए उनको बहुत सारा काम इसके ऊपर करना पड़ता है। एक थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगी, अपार्ट फ्रॉम ईबिटा निगेटिव है और दे आर ऑन द ट्रैजेक्टरी, उनका एट्रिशन रेट जो है एज एन एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा है। 44% के ऊपर उनका एट्रिशन रेट है। इतना ज़्यादा एट्रिशन रेट ये इंडिकेट करता है कि मतलब आई थिंक द पीपल आर नॉट लाइक, मतलब टैलेंट भी है, आई थिंक दे आर स्विचिंग इट ऑफ वेरी ऑफन। तो आई थिंक रिस्ट्रेनिंग दैट टैलेंट, बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी। सो टेक्नोलॉजी कंपनी में अगर आप सॉफ्टवेयर की भी बात करोगे तो अगर वो रिटेंशन रहेगा तभी जाके कंपनी में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, नए नए टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट होंगे। अगर वो एट्रिशन बढ़ता ही चला तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, एंड दैट्स गोइंग टू बी द प्रॉब्लम। ठीक है, आपने थोड़े समय के पहले टीवी में न्यूज़ देखा होगा, कर्नाटका में एक ओला का शोरूम था जिसको एक बंदे ने जला दिया था। क्यों जला दिया था? क्योंकि उसने कुछ अगस्त में अपनी स्कूटी खरीदी थी, तो उसमें कुछ ऑपरेटिंग के इशू आ रहे थे, उसका ऑपरेट नहीं हो रहा था। तो ये बार बार उस स्टोर के पास जा रहा था, उनको बोल रहा था कि मेरे को आई हैव सम इश्यूज, प्लीज सॉल्व इट। तो ओला वालों ने पहले इग्नोर किया, वो दूसरी बार गया, इग्नोर किया। तो बार बार इग्नोरेंस की वजह से ओला के मैनेजमेंट की तरफ से वो फ्रस्ट्रेट हो गया और एक दिन पेट्रोल लेके आ गया, पूरे ओला के शोरूम को जला दिया। तो ये इंडिकेट करता है कि आई थिंक और दूसरी एक न्यूज़ आई थी ओला के बारे में, कुछ इस महीने में, मतलब लास्ट के महीने में, आई थिंक सितंबर में ही 80,000 कंप्लेंट रजिस्टर हुई है ओला स्कूटर्स जो ओनर्स है उनकी तरफ से। इसलिए वो नया एक सर्विस सेंटर भी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि इस बहुत सारे जो सर्विसेज के उनको कैटर करने के लिए। तो यही होता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है ना, तो प्रॉब्लम्स को तो आएंगे, लेकिन इट डिपेंड्स कि हाउ दे सॉल्व एंड गिव द मोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बिकॉज ये D2C बिजनेस है, ये B2B बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस है। तो अगर कंज्यूमर हैम्पर हो जाता है और वो मूव ऑन करता है एथर की तरफ या TVS की तरफ, इसका बहुत बड़ा नुकसान इनको भी लेना पड़ सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि 80,000 कंप्लेंट 2024 में, आई थिंक 23 में उनकी कंप्लेंट थी कुछ 31, 24 में उनकी कंप्लेंट 147 बढ़ गई थी, और अभी के आते आते 24 के अगस्त में, सितंबर में 80,000 की तरफ उनका नंबर आ रहा है। सो ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है कि ये जो उनका प्रोडक्ट है उसमें कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज हैं, लोग जला रहे हैं अपने शोरूम्स को, और ये सब को देखते हुए आई थिंक दे हैव टू इम्प्रूव ऑन दी देयर सर्विस कैपेसिटी। दूसरी एक चीज़ है कि अभी वारंटी क्लेम आने शुरू हो जाएंगे। मान लो कि किसी ने 70,000 में स्कूटी ली हुई है और उसके बहुत सारा जो पार्ट है वो सेल में जाता है, मैं उधर जाता हूँ, आई थिंक आई टेल इज लाइक द बैटरी इज़ नॉट डूइंग वेल, आई थिंक द बैटरी ख़राब हो गई है, तो बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। उसका भी कॉस्ट उसको बहुत ज़्यादा आएगा, बिकॉज वो खुद नहीं कर रहे हैं सेल, तो सेल किसी से लेके ही उसके मार्जिन डाल के बेच रहे हैं। तो उसमें ना उनको बहुत सारी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर उसकी वारंटी भी रहेगी 2 साल की, तो अभी जाके वो इश्यूज पर्कुलेट करेंगे। तो अगर वारंटी को वो किस तरीके से, क्योंकि वारंटी में तो पैसे नहीं बनेंगे, उसको तो फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को देना पड़ेगा, क्योंकि वारंटी है, उन्होंने वारंटी पहले अपफ्रंट दी हुई है। तो जब तक ये वारंटी के इश्यूज उसके ऊपर आएंगे, तो वही वो यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी, यू हैव टू टेक इट फ्रॉम योर मार्जिन्स। तो फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी को जो ट्रैजेक्टरी ऊपर जा रही है, फिर वो नीचे आ सकती है। अगर इतने सारे कंप्लेंट्स बाजार में ओला को लेके आते हैं, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो I think if they become EBITDA positive, to be personally from my perspective, if they become the quarter they will become the EBITDA positive, I'll be more interested, because कई कंपनियों का इशू ये होता है ना कि प्रोमिसेस बहुत होते हैं लेकिन करते बहुत छोटा है। जैसे आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जो वो बर्गर वगैरह बेचते हैं, मतलब कभी उनका EBITDA थोड़ा बहुत लगता है अभी होगा, बाद में फिर निगेटिव हो जाता है, अभी होगा बाद में निगेटिव हो जाएगा। तो वो प्रॉफिट लॉस, मतलब लॉस मेकिंग की कंपनी बहुत समय से, इसीलिए उनका स्टॉक बढ़ नहीं रहा है। जोमेटो में अलग बात थी, ब्लिंकिट ने उनके पूरे मार्केट को उछाल लिया। जो भी जोमेटो में लॉस वगैरह करते थे, ब्लिंकिट ने बहुत ब्रिलियंट तरीके से उन्होंने काम किया, और ऑब्वियसली जोमेटो ऑल्सो वर्कड हार्ड टू अचीव दैट। तो ये स्टोरी इसमें बनेगी कि क्या, आई थिंक देखना पड़ेगा। अच्छी बात है कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ, दूसरी चीज़ मैं भूल गया कि गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट में 2024 का जो बजट अनाउंस हुआ, ऑब्वियसली बीजेपी को इतनी सारी सीटें नहीं आई जो वो चाहते थे, तो उनको जो ना इलेक्ट्रिकल का जो ये था सब्सिडी थी, उसको कट करना पड़ा 40% से लास्ट ईयर से। तो आप अगर देखो, ये जो बूम आया है इलेक्ट्रिकल में, 2 व्हीलर में हो, 4 व्हीलर, वो
आई थिंक इसमें सब्सिडी की वजह से है, गवर्नमेंट का रोल बहुत है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पेट्रोल और डीजल की डिपेंडेंसी कम करें और इसके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ाए। तो इसको देखते हुए क्या होगा, अगर सब्सिडी कम करेंगे तो इनको मुश्किल आएगी, क्योंकि देन टू सेलिंग दोज दैट ब्रेव तो इसीलिए आपने देखा होगा, कल ही न्यूज़ आई थी कि कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी थोड़ा बहुत हाइब्रिड भी बहुत चल रहा है अभी देखते हुए। सो आई थिंक कंज्यूमर्स आर शिफ्टिंग वेरी फास्ट नाउ डेज बिकॉज द इंफॉर्मेशन फ्लो इज टू फास्ट। द कस्टमर्स आर शिफ्टिंग बिकॉज वेन एवर पीपल सी अरे यार ओला में वो प्रॉब्लम आ रही है, उसने ये जला दिया, वो हो गया, जिसकी वजह से पीपल टेंड टू चेंज देयर माइंडसेट। सो ये देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले कॉन कॉल में या रिजल्ट्स में ओला क्या कहती है। अभी के लिए स्टॉक तो जस्ट वॉचफुल रहिएगा। अगर वो ईबीटा पॉजिटिव होती है तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं। और पैसेंजर व्हीकल के कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा सा मतलब रिलीफ है। और जैसे मैंने कहा, सेल मैन्युफैक्चरिंग विल बी द बिग बूस्टर, बट दैट विल टेक अनदर 1 or 2 years। इंडस्ट्री का पीई है 41, इसका तो पीई हम देख नहीं सकते है। तो ओवरऑल अगर मेरा अजम्पशन मानोगे, intention of the company to be EBITDA positive and the effort that they're doing is good, it's okay, बट अभी तक वो लाइव कुछ नहीं आया है। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है 34% YOY बेसिस, वॉल्यूम ग्रोथ तगड़ी है 77% की, काम कर रहे हैं, बट दे नीड टू इम्प्रूव वारंटी, दे नीड टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी, द प्रोडक्ट साइकिल, एंड दे नीड टू सी हाउ दे विल compete with this other manufacturing companies like the Ather and the TVS, because they are doing also the brilliant job, no doubt. Like only इसमें Ola electrical है, that means they are doing well and they are not doing well, that doesn't mean। Zomato में अलग था, आप अगर देखोगे वो मोनोपोली बिजनेस हो गया है, because there is like Swiggy है but Swiggy अभी लिस्टेड नहीं है। तो आप अगर देखोगे तो स्विगी और जोमेटो 2 ही प्लेयर हैं। इलेक्ट्रिकल में आप देखोगे बहुत सारे प्लेयर हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कितने कॉम्पिटिशन है, कौन सा कॉम्पिटिशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। एथर का भी देखना पड़ेगा कि बिजनेस मॉडल उसके रेवेन्यूज के नंबर अच्छे आए हैं, और वी नीड टू सी दैट। सो यही था ओला इलेक्ट्रिकल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट ओला इलेक्ट्रिकल तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।